नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। बिहार दरोगा के लिए जितने भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है सभी हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको हम करवा रहे हैं, जिसमें कि डबल स्टार, खाकी सीरीज और केजीएस यानी खान सर का सभी टेस्ट आपको इस पे मिल रहा है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो ऑफलाइन टेस्ट है वो भी हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट तो बहुत सारे हैं और समय कम है, इसलिए थोड़ा फास्ट भी चलेंगे ताकि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिविजन हो जाए और सभी टेस्ट समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि टेस्ट है आपका कौन कौन सा, जैसे खाकी सीरीज हो गया, एक केजीएस का हो गया, है ना, तो और एक डबल स्टार हो गया। ठीक है, तो आप लोग कितना कितना टेस्ट आप लोग लगा लिए हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। जैसे कि खाकी सीरीज में कितना लगा लिए आप लोग, है ना, और केजीएस में कहाँ तक आप लोग लगा लिए हैं। जैसे कि केजीएस में हम आपको कितना 12 टेस्ट करवा दिए हैं। ठीक है, और लगभग डबल स्टार में आपको हम करवा दिए हैं 14 या 15 टेस्ट करवा दिए हैं। तो उसमें भी आप देख लीजिएगा आप लोग कितने कितने टेस्ट सब में लगाए हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया लगेगा कहाँ तक आप लोग पहुँचे। उसके बाद हम लोग को टोटल सभी का 20-20 टेस्ट समाप्त करना है। ठीक है, और ऑफलाइन जो टेस्ट चल रहा है वो भी आपको हम करवा रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट भी आपको हम 15 करवा दिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो ऑफलाइन निःशुल्क टेस्ट चल रहा है। ठीक है, यानी कि सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और साथ में आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज लाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने कितना टेस्ट आप लोग लगा लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए हम लोग देखेंगे कौन सा, तो खाकी सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। इसमें भी आपको टोटल 20 टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें इसमें 10 टेस्ट जो है, 10 टेस्ट आपका था क्या, देखिए सभी इसमें फुल लेंथ टेस्ट है, लेकिन इसमें शुरुआती जो 10 टेस्ट है उसमें आपको जो एडिटेरिया का 7500 प्लस प्रश्न है जो बुक है उसमें से पूरा क्वेश्चन रहता था, और आपको बाकी चीज़ें करंट अफेयर रहता था। ठीक है, लेकिन लास्ट का जो 10 टेस्ट है जो कि आज ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि 11वां टेस्ट है जो कि नए उसका नाम फुल लेंथ टेस्ट 1, जो कि फुल सिलेबस को कवर जाएगा किया जाएगा, यानी कि आपके जो एग्जाम के जैसा है ना पूरा पैटर्न रहेगा, है ना, पूरा एग्जाम के जैसा वो क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, तो वो टेस्ट आज यानी कि आपको 20 दिसंबर को है ना, 20 दिसंबर को आपको पहला टेस्ट हुआ है फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर फुल लेंथ टेस्ट 1 हुआ है, लेकिन वो टेस्ट नंबर ये है 11वां। इस सीरीज में अगर देखेंगे तो 11वां टेस्ट है। ठीक है, वो टेस्ट भी हम आज रात को करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें तो सभी चीज़ें रात में या तो हो सकता है सुबह वीडियो डल जाएगी, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहे, सभी टेस्ट आपको हम करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें टेस्ट नंबर 7 जो कि स्टार्टिंग से है, टेस्ट नंबर 7। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है इसमें क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट है क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या सही है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है, और नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये वाला भी सही है। यह नीति 5 स्तंभों पर आधारित होगा। ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या, यह नीति जो 5 स्तंभों पर है वो आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से राष्ट्रीय खेल नीति में कौन सा स्तंभ है या तो कौन सा नहीं है। तो 5 स्तंभ है कौन कौन सा, देखिए इसमें है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। पहला क्या है, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, ये पहला स्तंभ है। दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल। तीसरा है सामाजिक विकास के लिए खेल। चौथा है जन आंदोलन के रूप में खेल। पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण। ठीक है, फिर समझिए 5 जो स्तंभ है कौन कौन सा है, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, और शिक्षा के साथ एकीकरण। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहीं पर पूछा जाएगा आपको क्या, कि राष्ट्रीय खेल जो है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहीं पर जब भी 29 अगस्त आप रिवीजन करेंगे, यहीं पर 29 जुलाई भी रिवीजन करना है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब, तो 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में अगर पूछे भारतीय क्या खेल मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया है। कौन है, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो इसमें सही कथन आपको बताना है। पहला क्या है, अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ना। अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इसका आयोजन किया है।
ये वाला भी सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पर किया गया? पुणे में किया गया है ना। आंसर क्या हुआ? पुणे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछा जाएगा। देखिए ध्यान रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है ये तो मालूम है आपको, अमित शाह, लेकिन पूछ लिया जाएगा केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी कौन है, ध्यान रखना ये वाला कौन है, अभी अमित शाह ही है। ठीक है, रही बात क्या यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है? तो ये है मराठा साम्राज्य से। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? शिवाजी था। अभी शिवाजी से याद रखना आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि शिवाजी का जो अभी पूछेगा भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो शिवाजी के 12 किले को है ना, मतलब शिवाजी सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में, 44वां विश्व धरोहर सूची में, जिसमें 12 किले को शामिल किया गया है। इसमें 11 किला आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। और एक किला है जो जिंजी का किला है, वो कहाँ पर है? जिंजी का किला है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही था, कौन? संभाजी महाराज। कौन था? संभाजी महाराज था। ठीक है, बाकी शिवाजी के बारे में मालूम है, इनका जन्म जो है शिवनेरी दुर्ग में हुआ था 1630 ईस्वी में। ठीक है, इनका मृत्यु 1680 में हुआ था। माता का नाम क्या है? जीजाबाई। पिता के नाम क्या है? शाहजी भोसले। इनके दरबार में क्या है? शिवाजी के दरबार में कौन रहता था? अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज रहता था, कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान अभी कौन सा मंत्री है? तो ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री है ना। तो भारत का अभी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, रक्षा मंत्री पूछे तो कौन है? राजनाथ सिंह है। और भारतीय अभी जो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। और अश्विनी वैष्णव ये कौन है? तो ये रेल मंत्री है ना, अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या है? ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया कहाँ? दिल्ली में किया गया। ठीक है, कहाँ? दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दिल्ली में ही आपको याद रखना है क्या, कई चीजें जो कि दिल्ली में हुआ 2025 में। करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए एक तो हो गया क्या, ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ज्ञान भारतम का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है ये कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नई दिल्ली से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 6। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन इसमें बताना है आपको। तो देखिए पहला क्या है, विश्व धरोहर समिति ने 47वें सत्र में 47वें सत्र में वर्ष 2024-25 में देश के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये वाला सही है ना, जो आपको बताया अभी कि मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत का 44वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिसमें 12 किलो को शामिल किया गया। और जो महाराष्ट्र में स्थित है ये थोड़ा सा गलत हो गया। क्यों? आपको हम बताए थे 12 किला शामिल तो किया गया, लेकिन 11 किला महाराष्ट्र में। कितना? 11 किला महाराष्ट्र में। और एक किला कौन सा? जिंजी का किला। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखना है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और फिर क्या बोला, 2021 से 2025 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना भारत, ये भी सही है। तो यानी कि केवल 2 यहाँ पर असत्य था। असत्य पूछा है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन इसमें बताना है। देखिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 वाणिज्यिक मिशन से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है ना, ये वाला सही हो गया। असत्य पूछा था ना, तो ये सही है। फिर क्या हुए, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस से पृथ्वी पर वापस लौटे, ये भी सही है। फिर क्या, इस मिशन के कमांडर पेगी विटसन थे, ये वाला भी सही है ना। तो यहाँ पर क्या है, उपर्युक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और इसका जो कैप्टन था ना, कैप्टन था शुभांशु शुक्ला ही, ध्यान रखना। ठीक है, कैप्टन कौन था? शुभांशु शुक्ला।
चलिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम हो जाएगा, तो इसलिए एग्जाम में ये क्या प्रश्न हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या क्या होगा। देखिए अगर पूछेगा एक्जियम 4 ये लॉन्च कब किया गया था, तो 25 जून, याद रखना 25 जून 2025 को ये लॉन्च किया गया था। कब? 25 जून 2025 को ये एक्जियम 4 लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो अमेरिका के फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? अमेरिका के फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था पूछे, तो स्पेस एक्स, कौन सा है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 है ना, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से, तो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया था। मिशन का नाम क्या था, एक्जियम 4 था। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो शुभांशु शुक्ला है ना, पहले भारतीय पूछे अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष जो भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है। हालांकि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है, राकेश शर्मा है, जो कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 को गया था। राकेश शर्मा है ना, पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में जाने वाला वो है राकेश शर्मा है। और दूसरा भारतीय अगर पूछे अंतरिक्ष में जाने वाले, तो ये शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। लेकिन यही अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला पहले भारतीय हो जाएंगे ये शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में बिताने वाला भारतीय कौन है, वो है सुनीता विलियम्स है। कौन? सुनीता विलियम्स है, जो कि सभी मिलाकर टोटल 608 दिन ये अंतरिक्ष में रहा। और अभी हाल ही में लगातार ये कितना 286 दिन रहते हैं ना अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम्स, ठीक है। तो याद रखना है 286 दिन रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहले शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है, तो शतरंज खिलाड़ी ये हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली जो शतरंज खिलाड़ी वो कौन बनी है, तो ये बनी है दिव्या देशमुख। कौन है? दिव्या देशमुख यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी बन गई दिव्या देशमुख। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और यहीं पर एक याद रखना, बिहार के एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न क्या कि बिहार के मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा, बिहार की मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा है, जो कि 2025 में बिहार की पहली वुमेन फीडे मास्टर बनी है। कौन? तो क्या बनी है, तो बिहार की पहली वुमेन फीडे मास्टर बनी है। कौन? तो मरियम फातिमा, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर की है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये भी दिव्या देशमुख को, जो कि विश्व कप के फाइनल के खिताब जीती है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब साइन हुआ था, ये कब साइन हुआ था, 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ था। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर साइन कब हुआ, 24 जुलाई 2025 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है, तो ये किया है कौन सा, आकाश प्राइम का है ना, आकाश प्राइम यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। आकाश प्राइम का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट के हाल ही में लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये आयोजन हुआ था कहाँ, ज्ञान भारतम बताए थे कहाँ, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा दिल्ली में एक चीज़ आपको, दिल्ली में कई चीज़ तो हम बताएं, फिर यहाँ पर आगे बताते हैं क्या। देखिए दिल्ली में 10वां रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। फिट इंडिया कॉर्निवल ये कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। पहले क्या, प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये सही है, प्रयागराज को किया गया है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार। दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है, ये गलत है, क्योंकि दानापुर छावनी को नहीं किया गया, बल्कि सिकंदराबाद छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी के रूप में नामित किया गया है, तो ये दूसरा गलत है। फिर क्या, प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया, ये सही है, 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। और पहला क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया है। और बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा माताओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। ये सही है, दोनों सही है स्टेटमेंट। यानी पूछा असत्य कौन सा, तीन में से कोई नहीं, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिहार में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि विधवा या तो दिव्यांग या बुजुर्गों के लिए ये सब के लिए पैसा जो पेंशन है 400 रुपये से बढ़ाकर कितना 1100 रुपये कर दिया गया। और महिला रोजगार उद्यमी योजना में पहला किस्त में कितना पैसा सबको दिया गया, तो 10-10 हज़ार रुपये दिया गया है। फिर आपसे पूछेगा कितना बिजली यूनिट है बिहार में माफ कर दिया गया है, तो कितने यूनिट तक, तो 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में, किन्हीं में से किस देश में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? किस देश में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात करेक्ट आंसर है ना, संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात से ही आपको याद रखना है क्या, संयुक्त अरब अमीरात जो है यही आपको एक मतलब कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी ये शामिल हुआ है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया है। ठीक है, क्या, तो भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया चेन्नई में। चेन्नई क्या, तो तमिलनाडु की राजधानी। और चमड़ा संस्थान पूछे, चमड़ा जो अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ है, तो वो भी चेन्नई में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ये किस स्थान पर वर्ल्ड कुरुक्षेत्र शुरू किया गया है, तो ये किया गया है जोधपुर में। कहाँ, जोधपुर में किया गया, जो कि राजस्थान में पड़ता है जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड कुरुक्षेत्र जो है किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है, तो ये है भारत और सिंगापुर के बीच है। इसी तरह आपको है एक सिमबेक्स है ना, सिमबेक्स किसके बीच है, तो वो भी सिंगापुर के साथ है, तो वो तो नाम से याद रहेगा, सिम यानी कि SI सिंगापुर है ना, सिंगापुर और इंडिया के बीच है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? तो किसने किया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन, किसने, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन ने किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर ने किया था। किसने, तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, मिलान करने वाला है कि निम्न शहरों की नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। तो जैसे कि छपरा है, अभी किस नदी के किनारे स्थित है, तो छपरा हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। जहानाबाद किस नदी के किनारे है, तो जहानाबाद की अगर बात करेंगे तो जहानाबाद हो जाएगा ये दरधा नदी है ना, जहानाबाद दरधा नदी के किनारे। दरभंगा जो है ये बागमती नदी के किनारे स्थित है। और फतुहा जो है ये किससे, पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, एक का यहाँ पर क्या हुआ 4 और बी का 1, एक का 4 बी का 1 और सी का 2 और डी का 3 हुआ है ना, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है 4 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोनोरन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सोनोरन क्या है, मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर क्या बताइएगा, करेक्ट आंसर उत्तरी अमेरिका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या महाद्वीप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका की अगर बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका के जो घास का मैदान के क्या बोलते हैं, तो प्रेरी है ना, प्रेरी घास का मैदान कहाँ का है, तो उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो डेनाली है। क्या है, डेनाली है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, डेनाली है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नाम क्या है, तो अकोंकागुआ है। कौन है, अकोंकागुआ है। ठीक है, और एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मालूम है आपको। और अफ्रीका क्या है, माउंट किलिमंजारो है। और इसी तरह आपको अंटार्कटिका का क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, विंसन मॉसिफ। कौन सा, विंसन मॉसिफ है। और यूरोप का क्या है, तो यूरोप का है एल्ब्रूस। यूरोप का सबसे ऊंची चोटी पूछे
तो एल्ब्रूस है। और ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलिया का कोसोयस्की इस तरह है, कोसोयस्की इस तरह है ना, कोसो कोसोयस्की इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेब्राडोर जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा किस महासागर की? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्या? शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी किस देश में? शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में अवस्थित है? तो ये है कहाँ? यूएसए में है ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया? यूएसए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? दलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? तो दलहन उत्पादक सर्वाधिक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है ना। सर्वाधिक दलहन पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाता है। सर्वाधिक मूंगफली सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक कौन है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक बाघों का संख्या कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी लास्टेस्ट आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा, ठीक है, जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, इसमें क्या? 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो ये केन्या देश से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या? ग्लोब है। ये क्या कहलाता है? बीच में जो होता है ये कहलाता है अक्षांश कहलाता है, 0 डिग्री अक्षांश। इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को, ठीक है। ये पूरा जो पृथ्वी को है, ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। और इधर आपका क्या हो जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते क्या? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है ये कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये 17 देश से होकर गुजरती है। कहीं आपको 16 मिलता है, 16 या 17 ध्यान रखना है। और भूमध्य रेखा जो है 13 देश से होकर गुजरती है। और मकर रेखा जो है 10 देश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्या है? इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो आपको उत्तर में इधर मिलेगा पहले अरावली पर्वत, फिर गिरनार पर्वत पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, और सतमाला और अनाईमुड़ी, है ना। सबसे दक्षिण में इधर हो जाएगा अनाईमुड़ी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इसका बंगाल की खाड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 में क्या है? किस मिट्टी के निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो रेगुर मिट्टी का निर्माण जो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो वो काली मिट्टी है, इसीलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या तो रेगुर मिट्टी भी इसका नाम है, ठीक है। यहीं पर पूछा जाता है चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी है। कौन सा? लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लाल लेटराइट मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से मिट्टी 2 प्रकार का होता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी जो है ये जो है 2 प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी हो गई क्या? एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी, और एक होता है क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। पहले ये समझिए कि नई मिट्टी किसे बोलेंगे? तो नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। खादर याद कैसे रहेगा हमेशा? तो जहाँ बरस भर पानी क्या है पर्वत से पहाड़ से आते रहता है, तो मिट्टी को खोद के लिए चला जाता है। तो हमेशा क्या खोद के लिए चलाएगा मिट्टी? तो ये मिट्टी नया रहेगा तो ये खोद के लिए चला जाएगा खादर। जहाँ मिट्टी बरस भर नहीं आता है पानी, तो उस मिट्टी का पुराना हो जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो जलोढ़ मिट्टी ही फैला हुआ। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ, याद रखना है। और सबसे जो उपजाऊ मिट्टी कौन सा भारत में? तो वही जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट क्या है, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। कृष्णा नदी, इसका और पूछ रहा है क्या, इसके सहायक नदी कौन कौन सा है, ठीक है। जैसे कृष्णा का सहायक नदी आपको भीमा है, ये यहाँ पर एक का एक ही हो जाएगा। जो बैतरणी नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, ये भी सही इधर है। और बेनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। मतलब लगातार सामने सामने सभी सही है, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों होना चाहिए, एक और दो। अब एक और दो देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें यह याद करना कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो ये दोनों तो भाग लेता ही है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और साथ में कौन लेता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ने, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, विधानसभा लेवल नहीं रहता, केवल यही दोनों रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का भी किसने इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति के पद से, तो जगदीप धनखड़ है ना, तो वो इस्तीफा दिया। उनके बाद चुनाव हुआ, तो चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन थे, तो थे सुदर्शन रेड्डी है ना, बी सुदर्शन रेड्डी। और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन थे, सीपी राधाकृष्णन, किसने कौन थे, सीपी राधाकृष्णन, जो कि जीत गए हैं सीपी राधाकृष्णन, और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ये ठीक है, याद रखना। और यही क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी चीज़ें आपको रेगुलर हम बताते रहते हैं। उपराष्ट्रपति जैसे कि बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा ये किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा ना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निष्कासित किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, ये क्या है, बीपीएससी बिहार अगर बात करेंगे, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। और नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था, है ना। बीपीएससी के पहले अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, श्री राजेंद्र धारे सिन्हा, श्री राजेंद्र धारे सिन्हा थे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, तो इसमें से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। देखिए कुछ अनुच्छेद है जो कि केवल भारतीय को प्राप्त है, याद रखना है आपको कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर याद रखना, एक है 15 और 16, है ना। 15 में क्या है, तो धर्म जाति और आधार ये तो लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध, और 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो 15 और 16 एक हो गया ये, जो कि केवल भारतीय को प्राप्त है। फिर वहाँ पर जाइए आगे 19 और 29, तो 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। और 29 30 हो गया, और एक सा कौन सा अनुच्छेद है, एक है यहीं पर 30 अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 30 है क्या, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान करने की अधिकार है ना, स्वतंत्रता है। तो ये जो अनुच्छेद है ये सभी ये क्या है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो याद रखना है, ऐसे 15 16 ये दोनों लगातार हो गया। फिर 19 और 29 है ना, 19 और 29, 19 और 29 30 है ना, 29 30 लगातार रहेगा, और 19 और 29 है ना, 15 16 लगातार ये, और 19 फिर 10 जोड़िए इसमें, 29 और 29 और 30, ठीक है। यानी 15 16 19 29 30 ये अनुच्छेद जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार देश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। तो ये है किनके खिलाफ, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, राज्यपाल। एक राज्यपाल और एक राष्ट्रपति है ना, ये दोनों के खिलाफ है, जब पद पर वो बनाए तो किसी अदालत में इस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो इनका ये पावर दिया हुआ है अनुच्छेद 361 में दिया हुआ है, ठीक है। यहीं पर अनुच्छेद 352 मालूम होगा आपको, अनुच्छेद 356 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 360 है ना, 352 राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन 356 है, वित्तीय आपात है 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।
किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो ये असम को दिया गया था। किसको? असम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, असम से आपको चीज़ें याद भी होगा कुछ कुछ। क्या? एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर मिलेगा? असम में। असम में आपको मिलेगा क्या? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ? असम के डिगबोई में। कहाँ? असम के डिगबोई में। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ? असम में। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कौन सा है? माजुली। कहाँ पर मिलेगा? तो वो भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा। सबसे छोटा नदी द्वीप जो वो भी क्या? उमानंदा, वो भी आपको मिलेगा कहाँ? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलेगा। ठीक है, धौला सदिया जो रेलवे पुल है भारत का सबसे बड़ा, तो धौला सदिया पुल जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, ये कहाँ मिलेगा? वो भी असम में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ें आपको असम से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36। इसमें 36 में क्या है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो कितने समय के भीतर? तो 6 माह के भीतर करवाना जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाकी पंचायत और नगर पालिका के बारे में पूरा चीज़ हम आपको बता दिए, पूरा डिटेल से कई बार बताएं, याद भी हो गया होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जा सकता है। चलिए, कौन बता सकता है संसद किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद करवाए थे ना, संसद किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है और लोकसभा किस अनुच्छेद में है। तो इसे याद करना काफ़ी सरल है। क्या है? काफ़ी सरल है। सो रो लो सरल। सो से क्या हो गया? संसद, रो से राज्यसभा और लो से लोकसभा। अनुच्छेद 79, 80 और 81 है ना, सरल। तो इसलिए इस लगातार तीनों अनुच्छेद याद रखना है। तो संसद है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा का गठन है अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? लोक अदालतों की स्थापना पहली बार कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई है। ठीक है, गुजरात से मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्या क्या है मालूम? एक तो यह क्या, देखिए, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार किस राज्य में हुई है? तो गुजरात में हुई है। जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना की शुरुआत किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में हुआ। क्या? जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना की शुरुआत, तो ये कहाँ? गुजरात में हुआ। वनतारा की स्थापना कहाँ पर हुआ? तो ये गुजरात में हुआ, है ना। वनतारा क्या है? तो आपको मालूम है ये पशु संरक्षण के लिए बहुत बड़ा जो गौशाला टाइप का खोला गया है, और ये अनंत अंबानी के द्वारा ये खोला गया है वनतारा, गुजरात के जामनगर में। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये ध्यान रखना है, वनतारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जो अर्जेंटीना का फुटबॉलर है लियोन मेसी, वो अभी वनतारा गया था, अनंत अंबानी के साथ देखने गया था वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, सुदर्शन ब्रिज का निर्माण कहाँ हुआ? तो गुजरात में है। ठीक है, और गिफ्ट सिटी का संबंध पूछे तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बाकी गुजरात में और भी सारी चीज़ें। क्या? सबसे अधिक कपास का उत्पादक राज्य गुजरात, सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात, है ना। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण, कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो जामनगर, जो कि गुजरात में है, और जामनगर में ही वनतारा को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है गुजरात से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की संख्या कौन तय करता है? तो न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो ये तो करता है कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है, जो कि एक जो कन्फ्यूजन करने वाला क्या है, देखिए, जो पूछा जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या होता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उसका शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। फिर अब आइए राज्य में। राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय के नियुक्ति जो न्यायाधीश है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अभी तक देखिए आंसर क्या हुआ? राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यों के राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो एक चीज में राज्य का राज्यपाल है, बाकी सभी में क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, और सेंट्रल में जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका मतलब उस न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नियुक्ति और शपथ, ये सभी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन राज्य के राज्य जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सा है? तो ये आपको हम कई बार बताएं कि संसद का 3 प्रमुख समिति है, प्राक्कलन समिति और फिर सरकारी उपक्रम समिति और एक है लोक लेखा समिति। तो इसमें क्या होता है, प्राक्कलन समिति में क्या केवल 30 सदस्य जो होता है केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य, ठीक है। जबकि सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति इसमें क्या होता है 22 सदस्य होता है। और इसमें जो सरकारी उपक्रम समिति है और ये दोनों में 22 में क्या होता है 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। उसी प्रकार सेम इसमें होता है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए संख्या किसमें 30, ये वाला प्राक्कलन समिति है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सा हो गया संख्या के आधार पर? तो प्राक्कलन समिति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपर्युक्त कथन ये किसका है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था केसी व्हीयर। किसने कहा था? केसी व्हीयर करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 के 1 में ये दिया हुआ, ठीक है, अनुच्छेद 30 के 1 में। नेक्स्ट क्या है? निरोग का सही संधि विच्छेद जो क्या है? निरोग का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस रोग, है ना, निह प्लस रोग। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? तो वो वाक्य कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? संसारिक का ये संसारिक लिखा है ना, तो कौन वाला सही संसारिक लिखा हुआ है? तो ऑप्शन देख के बताइए कौन वाला सही है। तो आंसर क्या होगा? ये वाला संसारिक जो है ऑप्शन ए वाला, ये सांसारिक इससे होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्या है? माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर। मेरे दादाजी क्या है? एक किसान थे। एंड ही डैश 3 एकड़ ऑफ लैंड। तो उन्होंने क्या, जो 3 एकड़ जमीन क्या किया? तो ग्रोन किया या एडवांस्ड किया या तो कल्टीवेटेड किया या कल्चर्ड किया। तो क्या होगा? कल्टीवेटेड, है ना, खेती कर किया था, है ना, खेती किया या जुताई किया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव या तो एक्टिव वॉइस। तो इसमें बदलना है सम वॉइस वेयर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। तो इसमें क्या होगा? एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर वुंडेड मैन जो है ये क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको आंसर लगाइएगा सब जो है क्या होगा? तो द वुंडेड मैन वेयर, एम ई एन क्या होता है? प्लूरल होता है, एम ए एन सिंगुलर होता है लेकिन एम ई एन प्लूरल होता है। वेयर होगा यहाँ पर बीइंग हेल्प्ड बाय समवन वाइज, सम वाइज। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48। 48 में क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है कि संचार, टेलीफोन और पत्र। तो संचार में सभी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, क्या? टेलीफोन और पत्र दोनों आ जाएगा संचार में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें रीजनिंग में है, ये क्या किया देखिए, 21 और 31 क्या किया? दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दिया 52, ठीक है। उसी प्रकार 39 और 46 जोड़ के यहाँ पर लिख दिया है। तो 39 में एक जोड़ दिए तो 40 और 45 कितना हुआ? 50, 85 यहाँ लिखा है, सही है। अभी क्या इसको जोड़ देंगे 6 और 3 लास्ट में 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक खेत में कुछ बत्तख और घोड़े मौजूद है, कुल मिलाकर 120 पैर है और 50 सिर है। अब बताएं कि खेत में कितने घोड़े हैं। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो पूछा क्या जा रहा है? कितने घोड़े हैं। तो देखिए इस टाइप का जब प्रश्न आएगा तो एक देगा 2 पैर वाला, एक रहेगा 4 पैर वाला। जैसे घोड़ा है 4 पैर वाला और बत्तख हो जाएगा 2 पैर वाला, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कितने घोड़े हैं, तो यानी 4 पैर वाला पूछ रहा है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला होता है, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। क्या होता है? लेग, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जो लेग माइनस हेड इंटू अब क्या करना है मालूम? जैसे कि 4 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है हमको, घोड़ा मतलब 4 पैर वाला, तो 4 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है ना, तो 2 पैर वाले को घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर करेंगे 2 इंटू में क्या करेंगे? हेड इंटू 2, ठीक है। यहीं पर अगर पूछता है ना कि बत्तख कितना है, तो हेड इंटू यहाँ पर क्या करते हैं? 4 करते हैं। लेकिन क्या करना है? घोड़े 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 गुना करना है, 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 गुना करना है, ठीक है। अब बटा में हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, आसानी से बन जाएगा। लेग यहाँ पर लेग कितना है? कुल मिलाकर यहाँ 120 पैर है, यानी कि टोटल लेग कितना हो गया? 120। तो 120 अब माइनस हेड इंटू 2, हेड कितना है? तो 50 सिर यहाँ पर दिया हुआ है,
तो इसको 2 से गुना करिए 100, यानी कि माइनस यहाँ पर होगा 100, अब बटे में 2, तो 120 में से 100 गया, कितना है 20, अब 20 को जब काटेंगे 2 से कितना है 10, 10 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15, 20 और 30% के लगातार डिस्काउंट इनमें से किस चीज़ के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। तो सिंगल डिस्काउंट में निकालना है इसको, तो पहले क्या करेंगे, ये दो वो निकाल लेंगे, तो ए बी फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी इन बटा में 100, ए बी फार्मूला लगा के पहले एक कर देंगे ये दोनों को, तब 15 और 20 कितना होगा 35, है ना, 15 और 20 यहाँ जुड़ेगा दोनों 35, अब 35 करिए और माइनस में करिए क्या 15 यानी कि ए बी बटे 100, 15 गुना 20 बटे 100, अब इसको काटिए 20 पंचे 100 और 5 से काटिए 5 दिए 15, तो ये 35 में से 3 चला गया तो कितना बचा 32, है ना, तो अब क्या हुआ ये दोनों मिला क्या हुआ 32, 32 और अब इसको निकालना 30, अब ये भी 2 हो गया, तो 32 और 30 का निकालते हैं, तो 30 और 32 दोनों जुड़ के कितना होगा 62, ठीक है, और माइनस में क्या होगा 30 गुना 32 बटे में 100, तो ये शून्य से शून्य गया, अब 32 दिए कितना हुआ 96, 96 बटे 10 यानी कि 9.6, ठीक है, अब 9.6 62 में से घटा दीजिए, तो 10 घटाएंगे कितना आएगा 52, लेकिन ये क्या 9.6 ही घटाना था हमको, तो इसलिए 52 क्या होगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त में एक जीवा जो है की लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जीवा हो गया और इसकी कितनी लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस वृत्त के केंद्र से जीवा जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये केंद्र है और इसका डिस्टेंस जो कितना है 5 है, ठीक है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का व्यास देखिए पहले त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे ये आपका दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ जीवा कितना टोटल दिया हुआ है 24, तो 24 दिया हुआ है, तो ये आधा आधा इसको बांटेंगे, जैसे कि केंद्र से जब जीवा पर डाला गया बिंदु दोनों को बराबर भागों में बांटा, तो ये कितना हो गया 12, तो इसको यहाँ पर ये मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो 12 5 और ये क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ त्रिज्या हुआ है ना, केंद्र बिंदु से ये जो परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या त्रिज्या कहलाती है, तो त्रिज्या 13 है, तो व्यास क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 53, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में समान ब्याज दर पर इतना हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगा, तो जब दो समय में यानी कि 2 टाइम दे दिया जाए और उसका मिश्रधन दिया हुआ है, तो दोनों को कैसे बनाते हैं 1 प्लस आर बट्टा 100, आप पावर में क्या लिखेंगे दोनों समय का अंतर है, जैसे ये 4 वर्ष है ये 7 वर्ष, अंतर क्या हुआ 3 वर्ष, बराबर में क्या लिखेंगे बड़का बटे छोटका, तो बड़का यहाँ पर क्या 92 61 जीरो और ये क्या 80,000 है 80,000, तो इसको काट दीजिए ना एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ये क्या है 21 का क्यू है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 21 और बटे में यहाँ लिखेंगे 20 का क्यू, है ना, यहाँ पर 21 बटा 20 का क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ भी देखिए क्यू है, तो क्या है क्यू की पावर समान है बेस समान हो गया, तो यानी कि 1 प्लस आर बटा 100 बराबर में क्या है 21 बटे 20, तो एक को क्या करिए इधर दे दीजिए घटा दीजिए, यानी कि आर बटे 100, अब बराबर में एक जब घटाएंगे 21 बटे 20 में तो क्या होगा 1 बटे 20 बचेगा, ठीक है, तो 20 पंचे 100, आर का मान क्या आ गया 5 इधर कर दीजिए, आर का मान 5%, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है, तो कालसी स्थान का संबंध किस शासक से हो जाएगा, तो यह है अशोक के, है ना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किससे अशोक से है, अशोक किस वंश का मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना, धामे का स्तूप किसने निर्माण करवाया था अशोक ने, और सांची का स्तूप किसने निर्माया अशोक ने, सारनाथ स्तंभ अशोक ने करवाया था, केसरिया स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, बोध गया में जो बौद्ध मंदिर है उसका निर्माण में भी अशोक का हाथ है, तो ये सब ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का, तो कीकट का, किसका कीकट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना, मेगास्थनीज, अब देखिए मेगास्थनीज अब क्या है, अब देखिए ये प्रश्न क्या है आपको हम कभी, ये प्रश्न जो आपके अभी आया है ये प्रश्न आपको हम कभी नहीं बताएं, लेकिन जब हम बताते हैं ना तो आपको आगे के लिए जो आप नहीं भी पढ़े वो भी आपके लिए बन जाता है, ठीक है, और वो आपके लिए आसान हो जाता है। वो आसान कैसे होता है, देखिए आपको इसमें से 3 नहीं बताएं लेकिन एक जरूर बताएं आपको, ठीक है, तो एक बताएं वो उसी से काम हो जाता है ना, आपको नया क्वेश्चन भी ना बन जाता है। जैसे आपको हम याद करवाए थे कभी, याद कीजिए कि मेगास्थनीज के लेखक कौन है इंडिका, है ना,
आपको ऐसे याद भी करवाए थे कि मेगा खनिज, इसको याद ऐसे करना है कि इंडिका को रिलेट करना है क्या, इंडिया से, और मेगास्थनीज को बोलना है क्या, मेगा खनिज है, यानी कि इंडिया में क्या है, मेगा खनिज है। आप देखिए इतने अच्छे से याद करवाएं और आपको कन्फर्म याद भी होगा, याद भी हो जाता है इस तरह से कि मेगास्थनीज का लेखक जब भी आएगा इंडिका है ना, इंडिका के लेखक कौन हो गया, मेगास्थनीज हो गया, ठीक है, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा इंडिका, ठीक है। तो इंडिका के लेखक है, ए का यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। अब ए का सी है, अब देखते हैं आंसर लगा के, ए का सी देखिए, ए का 3 जो है किस में है, एकमात्र ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब बाकी चीज़ अब नहीं भी आए जाने, आंसर क्या हुआ आपका आ गया, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, पढ़ने से कुछ चीज़ सीखते हैं तो वो भी आपको काम आता है ना, दीवानेपन की नशा कभी तो काम आए, तो इसलिए वो काम आता है, ठीक है, इसलिए याद करते हैं तो काम आता है। अब यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ें मिला लेते हैं एक बार। मेगास्थनीज क्या हो जाएगा, इंडिका हो गया। टोलमी, टोलमी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोलमी जो है ये किसकी रचना किया था, बताइए। टोलमी के बारे में भी ये आसान है, कई बार आपको पढ़ने को मिला होगा। टोलमी के बारे में क्या हो जाएगा, तो टोलमी का हो जाएगा यहाँ पर, टोलमी का यहाँ पर क्या हो गया, ज्योग्राफी, क्या होगा, ज्योग्राफी की रचनाएं टोलमी ने किया था, बी का एक होगा, ठीक है। और ये मेगास्थनीज का अपना इंडिका हो चुका था। और एक चीज़ और आसान है यहाँ पर मालूम, हेनसोंग जो हर्षवर्धन के समय आया था तो वो सीयूकी लिखा था, ठीक है। अब प्लिनी हो जाएगा क्या, नेचुरल हिस्ट्रिका, नेचुरल हिस्टोरिका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या हो गया, एक का सी, जो कि एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 में कि उत्तर वैदिक काल में किन दो कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना, उत्तर वैदिक काल में किन दो कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना, तो ये हो जाएगा क्या, भरत एवं पुरु, भरत एवं पुरु यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ, मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था, ये अकबर के शासनकाल में, ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था, अकबर ने किया था, और इन्होंने, अकबर ने क्या, 1562 में, कब, 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया था, 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। तो 1562 में दास यानी कि 2 वाला, और तीर्थ यानी कि 3 वाला, तीर्थ यात्रा कर यानी 3 वाला, और जजिया कर समाप्त किया था 4 में, ठीक है। और यहीं पर क्या है, अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, कहाँ, उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया था, मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बन गया था, ठीक है। और अकबर की बात करेंगे तो आपका ये जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, अकबर नहीं करवाया था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1556 से और 1605 तक था, ठीक है। यहीं पर बीच में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, इसलिए पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, स्थापना के समय कौन सा मुगल बादशाह था, तो ये अकबर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है, तो इसका सही क्रम आपसे पूछा है, तो ये क्या हुआ, पहले आया कौन, संगम वंश, कौन, संगम वंश होगा पहले, उसके बाद आएगा सुलु वंश, उसके बाद तुलुब और आराबीडु वंश, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। अब रही बात क्या, ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। और यहाँ से पूछा जाता है जैसे संगम वंश का संस्थापक कौन था, तो हरिहर एवं बुक्का था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 में, तो संगम वंश की स्थापना भी उसी ने किया था। सुलु वंश का संस्थापक कौन था, तो सुलु नरसिंह था, कौन, सुलु नरसिंह। और तुलु वंश का संस्थापक था तुलु वंश का वीर नरसिंह, कौन, वीर नरसिंह। और अराबिडु वंश का संस्थापक कौन था, तो तिरुमल देव राय था, तिरुमल देव राय। नेक्स्ट क्या है, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था, तो ये पराजित करने वाला कौन था, भीम द्वितीय ने, पहली बार किसने, भीम द्वितीय ने पराजित किया था। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, तो ये है बंगाल और दिल्ली, बंगाल और दिल्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था, तो पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह किसने कहा था, लॉरेंस एवं सीले ने कहा था, किसने, लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। अच्छा, 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था, वो कहा था बी डी सावरकर ने कहा था, किसने, बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था, तो इसका नाम था पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, क्या, भारतीय राष्ट्रीय संघ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थानों एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले है, तो ये वाला यहाँ पर सही है।
द इंडियन वुमेन एसोसिएशन के संस्थापक जो है एनी बेसेंट, ये भी सही है। सेवा सदन का मोहम्मद देव गोविंद रानडे, ये गलत है। सेवा सदन का स्थापना किसने किया था? तो मुख्य रूप से पारसी समाज सुधारक बहराम जी मरेबान जी और मालावारी ने अपने मित्र दीवान दयाराम गिटुमल के साथ मिलकर 1908 में किया था, है ना। सेवा सदन की स्थापना किसने किया था? तो ये मुख्य रूप से पारसी समाज सुधारक बहराम जी मेहरबान जी और मालाबारी ने अपने मित्र दीवान दयाराम गिटुमल के साथ मिलकर 1908 में इसकी स्थापना किया था। बाकी ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, ये तो सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को, है ना। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल मालूम है, 1848 से 1856। इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? तो भारत में पहली बार 1853 में यहीं पर चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चला था, ठीक है, जो कि बम्बई से थाने 34 किलोमीटर चला था, ठीक है। और हड़प नीति किसने अपनाया था? हड़प नीति बोले या तो विलय नीति बोले या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोले, ये किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक मालूम है कौन है ये? भारत के पहला गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, है ना। और लॉर्ड रिपन जो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 था। इन्हीं के समय में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था। भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट जो है कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, और इल्बर्ट विधेयक 1883 में इसके समय में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें कौन शामिल नहीं था ये पूछा है। तो इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नहीं था, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो डेट सहित याद रखना आपको, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने किया था? तो जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था, ठीक, उधम सिंह ने। लेकिन पूछे कर्नल वायली को गोली किसने मारा था? तो मदन लाल ढिंगरा ने मारा था। किसने? मदन लाल ढिंगरा। कर्नल वायली, मदन लाल, वायली लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, है ना। नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, तो ये किसने इसको राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 में क्या जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन ये कब किया था? तो ये 1935 की बात है। 1935 में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही क्या हुआ था? प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर को, और कहाँ? तो केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्यूसेक, तो क्यूसेक ये क्या है? तो क्यूसेक जो है ये क्या? प्रवाह की दर मापा जाता है क्यूसेक से। वाइट क्या है? तो वाइट आपको मालूम है कंप्यूटर की जो इकाई होता है, बाइट बीट होता है सबसे छोटी, और 8 बीट मिलकर बनता है 1 बाइट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट आंसर मतलब कि बाइट का हो गया कंप्यूटर से। रिएक्टर भी मालूम है क्या आपको? भूकंप की तीव्रता से हो जाएगा रिएक्टर, ठीक है। और बार जो है दाब को मापा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया? एक का यहाँ पर क्या है? 3, है ना। एक का 3 और बी का क्या है? 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब जो प्रकाश की तरंग है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, और क्रांतिक कोण बनता है। और जो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पर ही ना वो क्या होता है? हीरे का चमकना, मिर्ग मिर्चे का कवरना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था मालूम? नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। तो चुंबकीय संवेग अगर शून्य है तो पदार्थ कैसा है? तो ये प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? किसी भी अस्थिर या
गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था। पहला नियम क्या है? कोई कोई भी किसी भी वस्तु अस्थिर या तो गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। दूसरा, पहला नियम से क्या होता है? इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। पहले नियम से क्या? बल की परिभाषा निकलता है। और दूसरा नियम से क्या? बल का व्यंजन यानी सूत्र निकलता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस दर्पण का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, मायोपिया यानी निकट निकट दृष्टि दोष 3 लेटर है, 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहीं पर दूर दृष्टि पूछेगा तो 2 लेटर है, 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। 73 का यहाँ सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या होता है? भार बढ़ता है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लोहे में जंग लगना है, कौन सी प्रक्रिया है? तो ये रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। और लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेपन चढ़ाया जाता है? तो जस्ता की परत चढ़ाया जाता है ना। यह शब्द लेपन कहा जाता है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इसका आंसर क्या बताएंगे? क्लोरीन है। क्लोरीन करेक्ट आंसर है। अच्छा, जल के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसी का प्रयोग किया जाता है, किसका? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 कि एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वा रेजिया जो बनाया जाता है किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 है ना, इसे मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना 3 भाग रहता है और नाइट्रिक अम्ल जो रहता है HNO3 ये 1 भाग रहता है, 3:1। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम ये आतिशबाजी में इस्तेमाल होता है क्या? तो ये वाला सही है। मैग्नीज जो है फर्टिलाइजर में, टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तांबा का गैल्वेनाइजेशन में गलत, गैल्वेनीकरण में किसका? जिंक का प्रयोग होता है ना, जसद लेपन में बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्तंभ बी और ए को मिलाना है तो फॉर्मिक अम्ल, ये मालूम है आपको, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, तो 1 का 3 हुआ, ठीक है। 1 का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर क्या हुआ? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किसमें? तो खट्टे फलों और नींबू में पाया जाता है, बी का 1 होगा ना, बी का 1 होगा। जैसे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि बी का 1 यहाँ इसमें नहीं है। और टोरेट्रिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये पूछे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा? टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें। परमाणु भार के अनुसार, तो इसमें बढ़ते क्रम में बताना है। तो बढ़ते क्रम में बताना है तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो दुधारू पशुओं में कौन सा संक्रमणीय बीमारी है? तो इसमें कौन कौन सा मालूम? फुट एंड माउथ भी है, एंथ्रेक्स भी है और ब्लैक क्वार्टर्स भी है और कॉव पॉक्स भी है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, सभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 82 कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? यकृत तथा पेशियों में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मुख्य रूप से कहाँ होता है? यकृत में होता है ग्लाइकोजन, है ना। तो जो मानव में क्या होता है? भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, जबकि पादपों में किस रूप में? तो स्टोर्च के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न पर विचार कीजिए और पूछा क्या है? निम्न उपर्युक्त जो मतलब कि कथन है निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है और दूसरी बड़ी ग्रंथि है, तो ये तो अग्नाशय हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस
स्त्रावित करता है तो अग्नाशय ही करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है, लीवर है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी बड़ी ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अग्नाशय की बीटा कोशिका से क्या इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है, तो 7 से 8% होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। रक्त जो है का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे किसकी, तो रक्त के बारे में ना, तो रक्त एक क्या तरल संयोजी ऊतक है, और रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85, इसमें क्या बताएं कि जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, तो जीव द्रव्य की खोज ये किसने किया था, तो ये किया था डू जार्डिन ने किया था। किसने, डू जार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज किया था। ये कब किया था, 1835 में। फिर क्या हुआ, 1839 में, 1839 में क्या हुआ, पुरकिंजे ने इस पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था। किसने, पुरकिंजे ने दिया था, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। विटामिन सी के बारे में सत्य आपको बताना है। तो पहला क्या, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, विटामिन सी सही है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ये भी सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता, ये भी सही है। और फिर बात करेंगे, यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ये गलत है। संक्रमण को रोकने में कौन सा, WBC कार्य करता है पूरी तरह से, ठीक, कौन, WBC, यानी कि 4 वाला गलत है, 1 2 3 सही है। 1 2 3 का ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है कौन, तो ये करता है ATP से ADP, है ना, ATP से ADP। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 में है कि जुगनू एक प्रकार का है, तो जुगनू एक प्रकार का क्या है, तो ये है कीट। क्या है, जुगनू एक प्रकार का कीट है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन किसे बोलते हैं, तो उपयोगिता को, किसे, उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात, है ना, न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 में कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था, तो किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था शिवरामन समिति की अनुशंसा पर हुआ था। किसमें, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर स्थापना हुआ था नाबार्ड की। और कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। और किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 तक था। और इसका मुख्यालय क्या नाबार्ड का, मुंबई है, ठीक है। यहाँ पर क्या, नरसिम्हम समिति, ये बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, कैसा, अधिक रहेगा, कैसा, अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्या, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया है, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया है, तो ये किया गया है 2015 में। कब, 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कब शुरू हुआ था, 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को ही हुआ था, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका मुख्य संबंध होता है, तो ये किससे संबंध होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो ये हो जाएगा पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, है ना। तो पहले पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता था, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। अभी भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एक बार अभी रेलवे NTPC में पूछा गया था, NDC का फुल फॉर्म, तो क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसके जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो ये बात है 1952 की। 1952 जब भी आता है तो 4 प्रश्न रिवीजन कर लेना तुरंत। कौन सा, लोकसभा गठन कब हुआ था, 1952 में। राज्यसभा गठन कब हुआ था, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम
की शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? वियना में। कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। और वियना में और क्या मालूम? ओपेक का मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में। कहाँ? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? देहरादून है, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? तो किसका नाम नहीं है? तो ये इसमें से ये जो पोलो है इसका नाम नहीं, बाकी टेनिस, खो खो और कबड्डी ये जो खेल है इसके खेल के मैदान का नाम, परिसर का नाम क्या है? कोर्ट है। लेकिन पोलो क्या होता है? देखिए पोलो क्या एक बड़ा खेल है मालूम। पोलो खेल जो है समतल घास वाले बड़े ग्राउंड पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर आपका है 98 में क्या? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहीं पर 21 जून क्या है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या? वार्क क्या है? तो वार्क क्या है? तो वार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करेक्ट आंसर है, ठीक है। रही बात क्या भाभा के बारे में, तो भाभा की स्थापना कब हुआ था मालूम? 3 जनवरी 1954 को हुआ था ना। 1954 जब भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था। 1954 में क्या पहली बार जो कि जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में। और भाभा जो है बार्क की स्थापना भी 1954 में हुआ था। बार्क के पहले नाम क्या था मालूम? बार्क का पहले नाम क्या था? AEET था, है ना। AEET यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछे तो ये क्या? एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे यानी कि क्या हुआ कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटर मैन, पेन मैन, है ना। फाउंटेन मैन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटर मैन करेक्ट आंसर है। थियोडोर मेमन ये क्या है? तो थियोडोर मेमन लेजर का आविष्कार किसने किया था? यही किया था, है ना, थियोडोर मेमन ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL वेर्ड ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल क्या किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से खाकी सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर होता है 7 समाप्त। और मिलते हैं जो फुल लेंथ टेस्ट अभी जो स्टार्ट हुआ, जो कि पूरा एग्जाम पैटर्न के यानी कि एग्जाम पेपर की तरह हूबहू वो वाला टेस्ट नंबर 11 से स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 पहला उसको बोलेंगे फुल लेंथ टेस्ट वाला, पूरा सिलेबस वाला आपको अच्छे समझा दिए थे। तो वो वाला टेस्ट में मिलते हैं। बाकी ये टेस्ट जो है 8, 9, 10 ये भी आपको साथ साथ में करवाते रहेंगे, ठीक है। और जो 11 है वो भी हम करवाएंगे, ठीक है, टोटल करवा देंगे। चलिए तो आप इस चैनल पर बने रहें, सभी आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।